सैटेलाइट इमेजरी या सैटेलाइट इमेजेस की बात कर रहे हैं। सैटेलाइट इमेज सैटेलाइट से खींची हुई इमेजेस है, सैटेलाइट से ली गई इमेजेस है, चाहे वो अर्थ की हो या किसी और प्लैनेट की हो, लेकिन ये सैटेलाइट इमेजरीज सैटेलाइट द्वारा ली जाती है। सैटेलाइट अपने अर्थ सरफेस से करीबन 500 से 1500 किलोमीटर तक है ये, जिनकी जो मैं बात कर रहा हूँ सन सिंक्रोनस की। और भी होते हैं, नॉन सन सिंक्रोनस भी होते हैं। तो जो इस दूरी पे है ये अमूमन हम सैटेलाइट इमेजरी जिसे लेते हैं जो अर्थ रिसोर्सेज के लिए। जो इमेजरीज हैं उसके लिए गवर्नमेंट और बिजनेसेस दोनों ही ऑपरेट करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि गवर्नमेंट के भी सैटेलाइट्स हैं और प्राइवेट कंपनीज के भी सैटेलाइट्स हैं। अगर आपको ये खरीदने हैं, इमेजेस चाहिए, तो सैटेलाइट इमेजिंग कंपनियां हैं, किसी लाइसेंस के तहत देती हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ कि आपने देखा होगा गूगल मैप्स और आपने देखा होगा बिंग, इनके पास लेटेस्ट इमेजरी रहती है, हाई रेजोल्यूशन इमेजरी रहती है। इनके पास पिरामिड होता है, अगर आप बड़े एरिया पे हो तो एक बड़ा इमेज होगा। छोटे इमेज पे जाएंगे तो आपने देखा होगा कि बॉक्स बन के आते हैं, उसमें टाइल्स भरते हैं आके। तो ये सब जो इमेजेस हैं ये इन्होंने एप्पल मैप्स और गूगल मैप्स और बिंग ने खरीदी है, इनको लाइसेंस है। थोड़ा हिस्ट्री देखेंगे। सैटेलाइट इमेज होती इसेंशियली इसी तरीके से है कि जब ये लेके सैटेलाइट में बेसिकली सैटेलाइट सेंसर जो होता है वो कुछ रिफ्लेक्टेंस सेंस करता है, और उसके बाद पीछे या तो प्रिज्म होता है या फिर आपके लेंस होते हैं। तो वो आपको अलग अलग डिटेक्टर्स, चाहे वो लाइन में डिटेक्टर हो चाहे वो अलग अलग डिटेक्टर हो, वो अलग अलग वेवलेंथ का डिटेक्शन करते हैं। अलग अलग टाइप के हमारे पास स्कैनर्स होते हैं, विस्क ब्रूम है, पुश ब्रूम है, आदि इत्यादि। तो इस तरीके से इन अलग अलग जो आपके डिटेक्टर्स हैं वो लेके इमेज आपको भेजते हैं, और हर एक पिक्सल वैल्यू जो जिसे हम IFOV भी कहते हैं, इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू जो होता है, तो हर एक पिक्सल के तौर पे आपको एक DN वैल्यूज या इंटेंसिटी वैल्यू मिल जाती है यहाँ पे। इसीलिए जो सैटेलाइट इमेजेस हैं वो पिक्सल्स के रूप में, पिक्सल का मतलब देखिए ये तो एक इमेज है, जैसे आप कैमरे से फोटो खींचेंगे तो आपको क्या मिलता है, एक इमेज मिलती है। इसी तरीके से जब अगर आप सैटेलाइट से इमेज खींच रहे हैं तो भी एक इमेज मिलेगी। तो पिक्चर है ये, और पिक्चर का एलिमेंट पिक्सल कहलाता है। पहला जो इमेज ली गई थी वो सैटेलाइट एक्सप्लोरर 6 ने ली थी। और यहाँ पर आप देखिए सनलाइट एरिया सेंट्रल पैसिफिक ओशन का, और ये साथ में इसका क्लाउड कवर। फोटो जो ली गई थी वो 27,000 किलोमीटर पर ली गई थी अर्थ के सरफेस से, तो काफ़ी डिस्टेंस था उस समय। अब तो हमारे पास सैटेलाइट्स हैं जो काफ़ी, जिसे हम लियो कहते हैं, लो अर्थ ऑब्जर्वेशन वाले सैटेलाइट है। इसी तरीके से जो पहली इमेजेस ली गई थी स्पेस से, ये सब ऑर्बिटल फ्लाइट से ली गई थी। यूएस ने लॉन्च किया था V2 फ्लाइट अक्टूबर 24, 1946 को, और ये इमेज लेता था हर एक डेढ़ सेकंड में लेता था। फिर अगर आप देखें तो अपोजी है, किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है सैटेलाइट, कहाँ पर ले रहा है। अलग अलग आपके सैटेलाइट पाथ होते हैं, अलग अलग सैटेलाइट की विधाएं होती हैं, यानी कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। कई जो है अपने कैमरे को सीधा रखते हैं, कई कैमरे को दाएं और बाएं घुमा सकते हैं। दाएं और बाएं घुमाएंगे तो फिर वो इसी एक ही जगह को दूसरी या तीसरी विजिट में भी इमेज कर सकते हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो तो ब्लू मार्बल इमेज, अगर आपने गूगल अर्थ देखा हो और बाकी 3D जो नासा वर्ल्ड विंड देखा हो, तो उसमें ब्लू मार्बल इमेज आपके ग्लोब पे एक तरीके से ड्रेप होके आती है। जो ब्लू मार्बल इमेज है बहुत फेमस इमेज है, स्पेस से ली गई थी 1972 में, बहुत पॉपुलर हो गई, मीडिया और पब्लिक में इसको बहुत यूज किया जाता है। 1972 में यूनाइटेड स्टेट ने लैंडसेट प्रोग्राम की शुरुआत की। ये सबसे बड़ा प्रोग्राम था इमेजरी को एक्वायर करने के लिए, और हमारे पास और बहुत सारे लैंडसेट्स हैं, लैंडसेट 1 से लेकर लैंडसेट 6 तक, 7 तक, और ये सारे मिशन बड़े सक्सेसफुल रहे। आज भी एकेडमिक्स में लैंडसेट का डेटा देके आपके ही बच्चों को सिखाया जाता है, कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है। 1977 में पहली रियल टाइम सैटेलाइट इमेजरी ली गई यूएसए के KH-11 सैटेलाइट सिस्टम द्वारा, और पहला टेलीविजन इमेज अर्थ का स्पेस से ट्रांसमिट हुआ टाइरोस द्वारा, वेदर सैटेलाइट नहीं थे 1960 में। जितने भी सैटेलाइट इमेजेस हैं अगर आप देखें तो जो पहले लिए गए थे
वो किसी न किसी तरीके से अवेलेबल करा दिए गए। अभी जो लेटेस्ट आते हैं और अच्छे रेजोल्यूशन के आते हैं वो तो खैर जो कंपनीज हैं जिन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो तो उसको अवेलेबल नहीं कराएंगे, लेकिन जो पहले के हैं वो आपको अवेलेबल हो जाते हैं। आप यूएसजीएस की वेबसाइट पे जाइए, आप ओपन स्ट्रीट मैप पे जाइए, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, बहुत सारा डेटा मिल जाता है। अब और भी सैटेलाइट इमेजिंग के प्रोग्राम है, केवल यही नहीं कि सैटेलाइट इमेज कैमरे से ली जा रही है, रडार इमेजिंग भी है, रडार इमेजरी भी हो रही है। अलग अलग काम के लिए अलग अलग इमेजरी होती है, जैसे आपकी विजिबल रेंज की या फिर ऑप्टिकल इमेजिंग जिसे कहते हैं। उसके बाद इंफ्रारेड रेंज पे भी हो रही है, आपके रडार पे भी हो रही है और लिडार पे भी हो रही है। तो प्राइवेट कंपनीज भी कर रही हैं, गवर्नमेंट कंपनीज भी कर रही हैं। इनके यूज देखते हैं क्या इनका यूज है। अब देखिए सैटेलाइट फोटोग्राफी, आप पहली चीज तो ये है कि जहां जिस एरिया का भी इमेजिंग कर रहे हैं, अगर आपके पास हाई रेजोल्यूशन है तो आपको बहुत सारी डिटेल मिल जाएगी। लो रेजोल्यूशन है तो एरिया तो बड़ा मिलेगा लेकिन थोड़े से कंटेंट उसमें कम रहेंगे। अगर आपको एक कॉन्टिनेंट को का केवल ये देखना है कि उस जगह टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है या फिर पॉपुलेशन डेंसिटी कैसी है, तो आपको बड़ी इमेज में काम चल जाएगा, या फिर नेचुरल रिसोर्सेज देखने। अगर आपको घर देखने हैं, रोड देखने हैं, कुछ क्राइम के बारे में जानना है, फैसिलिटी मैनेजमेंट करना है, तो आपको हाई रेजोल्यूशन इमेजरी चाहिए। तो ये काम होते हैं अलग अलग रेजोल्यूशन पे, अलग अलग स्केल पे आपको इमेजरी मिलती है। अगर इमेजरी मिलती है आप उसको अलग अलग स्केल पे, प्रोजेक्शन पे, डेटम पे चेंज भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसमें इंफॉर्मेशन जो है वो आपको ये बताएगी कि आप क्या क्या काम कर सकते हैं उसमें। तो इसकी आप इसका अगर एप्लीकेशन देखें तो मीटरोलॉजी हो, ओशनोग्राफी हो, फिशिंग, एग्रीकल्चर, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में, फॉरेस्ट्री में, लैंडस्केप जियोलॉजी, कार्टोग्राफी सॉरी, रीजनल प्लानिंग, एजुकेशन, इंटेलिजेंस, वॉरफेयर, कहाँ नहीं इसका यूज है। बहुत सारी जगह इसका यूज होता है। जैसे मैंने बताया आपको कि विजिबल कलर में भी हो सकता है, अदर स्पेक्ट्रम भी है जो भी वेवलेंथ की, वहां पर भी इमेजिंग हो रही है, और सबके अलग अलग काम है। जैसे अगर आप सार इमेजिंग करते हैं, तो अगर ऑप्टिकल इमेजिंग की बात करें तो फिर ये क्लाउड कवर और बाकी रात्रि के समय, उस समय तो इमेजिंग नहीं हो सकती। बट अगर आप सार से करें तो रात के समय भी इमेजिंग हो सकती है, और क्लाउड और वेदर के कंडीशंस भी कोई इफेक्ट नहीं करते। तो ये इसमें फायदा है आपका कि अगर आप अलग अलग रेंजेस में करते हैं तो अलग अलग चीजें मिलती है आपको। जैसे अगर आप देखें तो 11 या 12 दिन के लिए एसआरटीएम को भेजा गया था, और उससे पूरे अर्थ का आपको डीएम बना के दिया। इसी तरीके से एस्टर है, एस्टर ने पूरा बना के दिया। एस्टर खैर वो नहीं है, वो रडार नहीं है, मैं रडार की बात कर रहा था, तो उसके लिए एसआरटीएम है। इसके अलावा हमारे पास केवल यही नहीं कि इमेज मिलती है, फोटो खींचा जो मैंने बताया, इसके अलावा हमारे पास और भी प्रोडक्ट्स हैं या सैटेलाइट इमेजेस हैं जो सैटेलाइट इमेजेस के समकक्ष है, जिसके बगैर काम नहीं चलता। जैसे हम एलिवेशन मैप्स कहते हैं, स्लोप मैप कहते हैं, हमारे पास एस्पेक्ट मैप है। और ये ज़रूरी है इसलिए क्योंकि हम जब भी सैटेलाइट इमेज की इंटरप्रिटेशन या एनालिसिस करेंगे तो उसमें जो भी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं वो उसको ऐड करने के लिए, उसकी उसमें इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए ये एलिवेशन मैप और बाकी जो इमेजेस के अलावा चीज़ें हैं वो हमें ज़रूरत होती है, जैसे एट्रीब्यूट्स वगैरह। अब हम देखते हैं रेजोल्यूशन और डेटा। इसका मतलब ये होता है कि हम कोई भी अगर इमेज ले रहे हैं तो उसमें उसका रेजोल्यूशन क्या है। रेजोल्यूशन ये डिसाइड करता है, डिफाइन करता है कि आप क्या काम करने वाले हैं। रेजोल्यूशन इसकी कॉस्ट डिफाइन करता है। रेजोल्यूशन इसको बताता है कि कितने इसमें डिटेल है, कितना इसमें डिटेल नहीं है। तो 4 टाइप के रेजोल्यूशन अमूमन होते हैं आपके रिमोट सेंसिंग डेटा में। एक स्पेशल है, स्पेशल मतलब डिस्टेंस और साइज की बात हो रही है। स्पेक्ट्रल मतलब वेवलेंथ की बात हो रही है। टेम्पोरल मतलब टाइम की बात हो रही है। रेडियोमेट्रिक की मतलब बिट्स की बात हो रही है। तो कैम्बेल साहब ने बताया कि स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है। उन्होंने कहा स्पेशल रेजोल्यूशन वो पिक्सल साइज है इमेज का, जो मीटर बाय मीटर या सेंटीमीटर सेंटीमीटर बाय, क्योंकि एक पिक्सल है तो अगर ये मीटर होगा तो ये भी मीटर होगा, तो मीटर स्क्वायर एरिया बता रहे हैं ये। और जो ग्राउंड से लिया जाता है सेंसर IFOV, जब सेंसर सैटेलाइट यहाँ पर है पूरा वो एरिया कवर कर रहा है विस्बूम या पुष्परूम में, तो इसको हम फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं। कितना कहाँ से कहाँ तक ये देख सकता है। अगर वो किसी एक पॉइंट पर अभी देख रहा है तो उसे इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं। तो जो इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू है उसे ही हम स्पेशल रेजोल्यूशन कह रहे हैं। या स्पेशल रेजोल्यूशन को इस तरीके से जान सकते हैं, आपकी कैपेबिलिटी या जो सेंसर की कैपेबिलिटी है कि वो कितना मिनिमम डिस्टेंस डिसर्न कर सकता है, या सैटेलाइट इमेजरी में आप कितना मिनिमम डिस्टेंस डिसर्नेबल है आपके लिए, आप कितने लेवल तक जा सकते हैं जिसके नीचे आप चीज़ों को डिसर्न नहीं कर पाएंगे या किसी चीज़ों को ठीक से एनालाइज नहीं कर पाएंगे। जिस तक आप जा सकते हैं प्रॉपर्ली उसे हम
स्पेशल रेजोल्यूशन कहते हैं। ये डिस्टेंस से मीटर वगैरह में आता है, या सेंटीमीटर या और मिलीमीटर, इससे कम ज़्यादा जो भी आप इसके लिए यूनिट यूज़ करते हैं। फिर स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन की बात मैं कर रहा था, लैम्डा। यहाँ पर देखिए, ये इंटरवल साइज है जिसमें डिस्क्रीट सेगमेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के कितने इंटरवल्स हैं सेंसर में, जिसको सेंसर मेजर करता है, या जो आप कह सकते हैं कि कितनी सेंसिटिविटी है आपके सेंसर की, कितनी सेंसिटिविटी है आपके सेंसर की अलग अलग वेवलेंथ के लिए। तो इसीलिए हम इसको स्पेक्ट्रल, या स्पेक्ट्रल मतलब होता है स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मतलब होता है यहाँ लैम्डा की बात हो रही है, वेवलेंथ की बात हो। तो ये हमने देखा। इसके बाद आता है आपका टेम्पोरल रेजोल्यूशन। टेम्पोरल रेजोल्यूशन का मतलब ये होता है कितने समय के बाद आपका जो सैटेलाइट है वो एक पर्टिकुलर जगह की इमेज, पर्टिकुलर जगह पे, ऐसा नहीं कि आपने कैमरा टिल्ट करके देख लिया, ऐसा नहीं, बल्कि आप कैमरा टिल्ट करके नहीं, उसी जगह पे उसी समय उसी इंस्टेंट पे आगे वही इमेजरी ले रहे हैं, उसे हम रिविजिट टाइम कहते हैं। इसी का हम टेम्पोरल रेजोल्यूशन कहते हैं। टेम्पोरल रेजोल्यूशन जितना अच्छा होगा उतनी ज्यादा बार आप उस जगह की इमेजरी ले पाएंगे। रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन का मतलब एबिलिटी ऑफ एन इमेजिंग सिस्टम टू रिकॉर्ड मेनी लेवल्स ऑफ ब्राइटनेस। तो कितना ब्राइटनेस, कितने लेवल्स ऑफ ब्राइटनेस इमेजिंग सिस्टम रिकॉर्ड कर सकता है, और कितना इफेक्टिव बिट डेप्थ है सेंसर का, यानी कि नंबर ऑफ ग्रे स्केल लेवल। तो आप कितने लेवल्स ऑफ ब्राइटनेस कह सकते हैं, कितने लेवल्स ऑफ ग्रे स्केल कह सकते हैं, ये सारा रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन में आता है। यानी कि आप जैसे 8 बिट कहेंगे तो 8 बिट मतलब 0 से 255, 2 की पावर 8 कर लीजिए, 0 से लेकर 2 की पावर 8 -1 तक ले लीजिए, बस ये वैल्यू हो जाएगी। तो ज्योमेट्रिक रेजोल्यूशन अब ये क्या होता है, 4 रेजोल्यूशन तो आपने देख ली। ज्योमेट्रिक रेजोल्यूशन ये होता है सेंसर की एबिलिटी, ताकि इट्स एबिलिटी टू इफेक्टिवली इमेज अ पोर्शन ऑफ अर्थ सरफेस इन अ सिंगल पिक्चर, एंड इट इज टिपिकली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ग्राउंड सैंपल डिस्टेंस। अब इसकी कैपेबिलिटी क्या है सेंसर की, ताकि वो एक पर्टिकुलर एरिया को सही तरीके से इफेक्टिवली इमेज कर सके। जैसे हम GSD कह रहे हैं, ग्राउंड सैंपल डिस्टेंस। तो GSD is a term containing overall optical and systemic noise. The system noise sources are useful for comparing how well one sensor can see an object on the ground with a single pixel. अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका सेंसर है और वो यहाँ पर इमेजिंग कर रहा है। यहाँ पर तो सब कुछ अच्छा दिख रहा है, लेकिन मान के लीजिए इसमें तो होता ही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मान लीजिए 600 या 700 किलोमीटर पे है, 700 किलोमीटर के तक तो अब हमारा पूरा का पूरा वो अर्थ के अलग अलग लेयर्स ही बन जाते हैं। जो एटमॉस्फेरिक लेयर है, चाहे वो ट्रोपो हो, स्ट्रैटो हो, मेसो हो, थर्मो हो, एक्सो हो, ये सारे के सारे कितने डिस्टेंस पे जाते हैं। यहाँ पर सब कुछ हो रहा होता है, ओजोन भी हो रही होती है, वेदर कंडीशन भी हो रही होती है, स्ट्रैटिफिकेशन भी हो रहा है, क्लाउड भी है, और इतनी सारी चीजें यहाँ पर हो रही होती है। अब यहाँ से जब तक यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आएंगी, देखिए ये कह सकते हैं आपकी, देखिए जिस फ्रिक्वेंसी पे हम भेज रहे हैं वो अनइफेक्टेड रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें इफेक्ट करेगी। तो कितने अच्छे से ये ज्योमेट्रिकली इस जगह को, अब ये भी हिलेगा, इसका भी ऑर्बिटल मूवमेंट होगा, यानी कि थोड़ा सा पर्टर्बेशन होगा। सैटेलाइट इस तरीके से जा सकता है, इस तरीके से जा सकता है, कभी कुछ सैटेलाइट में एरर आ सकती है, कभी कोई इमेजिंग में एरर आ सकती है, एरर यानी कि कुछ समय के लिए। अगर पूरी तरीके से आ गए फिर तो उसको ठीक करना ही पड़ेगा। इसे हमें ज्योमेट्रिक रेजोल्यूशन कहते हैं, कितने अच्छी तरीके से वो अर्थ को इफेक्टिवली इमेज कर सकता है। जैसे हम GSD ले लैंडसेट की तो 30 मीटर, यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट जो है इसकी 30 मीटर बाद 30 मीटर कितनी इफेक्टिवली है, 30 मीटर बाद 30 मीटर ले सकता है। और अगर हम GeoEye-1 की बात करें, जो आपका अभी लेटेस्ट सैटेलाइट्स में है, उसका GSD है 0.41 मीटर, यानी कि 0.41 मीटर, इतना बढ़िया इसका रेजोल्यूशन है। और कुछ तो इसके पहले जो सैटेलाइट थे जो मिलिट्री वगैरह के लिए थे, वो तो 0.3 मीटर रेजोल्यूशन देते थे। तो इसमें बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है कि रेजोल्यूशन कितना अच्छा होगा, कितना बुरा होगा। आपको कभी स्पेक्ट्रल ज्यादा चाहिए होते हैं, जैसे हाइपर स्पेक्ट्रल वालों को स्पेशल रेजोल्यूशन से ज्यादा दरकार नहीं है, उनको जरूरत है कि ज्यादा स्पेक्ट्रम हमें मिले। तो हाइपर स्पेक्ट्रल, मल्टी स्पेक्ट्रल वाले वो ज्यादा चाहते हैं। लाइटसेट 7 इसका एवरेज रिटर्न पीरियड 16 दिन है, और कई जो है वो तो बहुत ही जल्दी आ जाते हैं, यानी 16 दिन तो काफी है। कई सैटेलाइट ऐसे हैं जो बहुत जल्दी आ जाते हैं, उनका टेम्पोरल रेजोल्यूशन बहुत अच्छा होता है। अच्छा, सैटेलाइट इमेज के साथ एरियल इमेजरी भी सप्लीमेंट कर सकती है। अच्छा, एरियल इमेजरी की हमेशा जो रेजोल्यूशन होती है वो सैटेलाइट इमेज से ज्यादा होती है, लेकिन क्योंकि इसके लिए हवाई जहाज को भेजना पड़ता है, और आपको किसी ने हवाई जहाज की कंपनी देने पर को पैसा देना पड़ेगा, वहाँ इमेजिंग हो रही होगी, फिर उस डेटा को लेके फिर उसकी प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, प्री प्रोसेसिंग, फिर उसकी प्रोसेसिंग, तो इट्स अ कॉस्टली अफेयर। बट जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन है जिनके पास पैसा है या गवर्नमेंट फंडेड है, वो करवाते भी है इसको। इसी तरीके से सैटेलाइट इमेजरी के साथ आप वेक्टर और रैशर जोड़ सकते हैं,
और फिर उसका उपयोग आप स्पेशल एनालिसिस के लिए कर सकते हैं। अब इमेजिंग सैटेलाइट देखते हैं, जैसे मैंने बताया जियो आई कंपनी जो है, उनकी GeoEye-1 सैटेलाइट जो 2008 सितंबर 6 को लॉन्च हुआ था, बड़ा अच्छा रेजोल्यूशन है इनका, 0.41 मीटर यानी 16 इंच पैनक्रोमैटिक या ब्लैक एंड व्हाइट मोड आपको मिलता है। और इनका जो अगर मल्टी स्पेक्ट्रल देखें तो ये भी बहुत जबरदस्त है, 1.65 मीटर, बहुत ही जबरदस्त है। डिजिटल ग्लोब की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड व्यू 2 है सैटेलाइट डिजिटल ग्लोब की, ये भी अच्छा रेजोल्यूशन देता है, 0.46 मीटर स्पेशल रेजोल्यूशन है। और इसमें पैनक्रोमैटिक ही है, यानी कि इसमें आपको कलर नहीं मिलेगा या मल्टी स्पेक्ट्रल नहीं मिलेगा। और वर्ल्ड व्यू टू की बात हो रही है, 0.46 इसका रेजोल्यूशन है, यानी कि ग्राउंड के 0.46 मीटर तक के जो चीज़ें हैं उसे आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकता है। इसी तरीके से डिजिटल ग्रोथ का क्विक बर्थ था और 0.6 मीटर रेजोल्यूशन था इसका, नादिर पे पैनक्रोमैटिक इमेज देता था। फिर डिजिटल ग्लोब का वर्ल्ड व्यू 3 है, 0.31 मीटर रेजोल्यूशन, बहुत ज़बरदस्त है। और वर्ल्ड व्यू 3 जो है, इसमें आप देखिए कि जो SWIR बैंड है वहाँ पे भी इमेजिंग होती है। स्पॉट के कई सारे सैटेलाइट भेजे गए और ये आपको रेंज ऑफ इमेज की रेजोल्यूशन देते हैं 2.5 मीटर से लेकर 1 किलोमीटर तक। अब मैंने जैसे बताया, लैंडसेट बहुत हिट हुआ, फेमस हुआ और उसकी बहुत यूटिलिटी लगी, ये लोगों ने बहुत यूज़ किया। और इस तरीके से स्पॉट भी है, लोग इसको भी बहुत यूज़ करते हैं। स्पॉट देखिए आप, जो आगे हमारे पास प्लेडिस आने वाला है, 0.5 मीटर है इसका रेजोल्यूशन। और ये और बातें हैं जो कौन कहाँ किसने भेजा और क्या रेजोल्यूशन रहा उसका। फिर एस्टर की बात करना ज़रूरी है, क्योंकि एस्टर ऐसे तो कोई ये सैटेलाइट नहीं है, सेंसर है। टेरा सैटेलाइट पे था ये, जो जापान और अमेरिका का एक कंबाइन एफर्ट था। जापान की मेटी यानी कि उनकी संस्था है, और जापान के इस संस्था के साथ अपना नासा का कॉम्बिनेशन, उन्होंने टेरा सैटेलाइट ऑनबोर्ड टेरा सैटेलाइट पे एस्टर था। एस्टर का मतलब होता है ये एयरबोर्न एडवांस स्पेसबोर्न थर्मल एमिशन रेडियोमीटर। तो ये एडवांस स्पेसबोर्न थर्मल एमिशन रिफ्लेक्शन रेडियोमीटर एस्टर जो है, ये एक सेंसर था और सेंसर है जो टेरा सैटेलाइट पे है। इसका मेन जो USP है, जो इसकी मेन बात करनी है, वो ये है कि इसने पूरे के पूरे अर्थ को कवर किया, इसकी इमेजिंग की, और इमेजिंग जब कर ली तो इस तरीके से इमेजिंग हुई कि इससे पूरे विश्व का 3D एलिवेशन मॉडल यानी डिजिटल एलिवेशन मॉडल निकल के आ गया। 99% कवरेज है इसका। और एस्टर डेटा से आप टेम्परेचर, रिफ्लेक्टेंस, एलिवेशन, इसके सारे डिटेल मैप बना सकते हैं, इसलिए एस्टर की इतनी बात होती है। और इसके अलावा अलग अलग जगह है जहाँ इनको यूज़ किया जाता है सैटेलाइट्स को, चाहे आप लैंड सरफेस क्लाइमेटोलॉजी ले या फिर मॉइस्चर फ्लक्सेस निकालने, आपको वेजिटेशन इकोसिस्टम डायनामिक्स देखनी हो, वॉल्केनो की मॉनिटरिंग करनी है, हैजार्ड मॉनिटरिंग करनी है आपको, हाइड्रोलॉजी में इसका उपयोग है, जियोलॉजी सॉइल्स में उपयोग है, लैंड सरफेस और लैंड चेंज कवर चेंज में इसका उपयोग है। अगर आप कहीं भी इनसे रिलेटेड है साइंस है, तो आपके लिए सैटेलाइट इमेजरी के लिए जानना बहुत जरूरी है, क्या होता है वो, कहाँ से हम ले सकते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं सैटेलाइट। अब ब्लैक ब्रिज, जिसे हम रैपिड आई जानते थे, ये कॉन्स्टलेशन है 5 सैटेलाइट का। और रैपिड आई कॉन्स्टलेशन ये आपको इट कंटेन्स आइडेंटिकल मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर्स जो इक्वली कैलिब्रेटेड है, यानी कि जो इमेज एक सैटेलाइट से आती है वो इक्वलेंट होती है बाकी चार से, इसलिए आपको बहुत सारी इमेजरी मिल जाती है। और उसका जो रिविजिट एरिया है, वो भी रिविजिट टाइम है, वो भी बड़ा कम होता है, क्योंकि डेली रिविजिट हो रहा है। इस तरीके से आपको 5 मीटर पिक्सल साइज तक इमेज मिल जाती है। और रैपिड आई, जो ब्लैक ब्रिज जो पहले रैपिड आई कहलाती थी, इसको कई जगह यूज किया जाता है, चाहे एग्रीकल्चर हो, एनवायरमेंटल हो, कार्टोग्राफी हो, डिजास्टर मैनेजमेंट एप्लीकेशन हो। इमेज सैट इंटरनेशनल के बारे में बात करें तो इरोस, जिसे हम अर्थ रिसोर्स ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कहते हैं, ये लाइट वेट सैटेलाइट, लो अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट थे, हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट थे, जिसको फास्ट मैन्यूवरिंग के लिए बनाया गया था ताकि टारगेट को इमेज कर सके। और कमर्शियल हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट के मार्केट में इरोस ये सबसे स्मॉलेस्ट हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट है, काफ़ी एजाइल है, जैसे मैनुवर आराम से कर सकते हैं, इसलिए हाई परफॉर्मेंस है इसका। इनको भी सन सिंक्रोनस में भेजा जाता है, लेकिन इसका ऑल्टीट्यूड बहुत कम है, करीबन 500 किलोमीटर 510 किलोमीटर पे है ये मेजसैट।
इरोज सैटेलाइट के भी कई कई जगह है, जैसे इंटेलिजेंस में ज़्यादा इसका यूज़ है। आपको अपनी जगह की, अपने क्षेत्र की, अपने कंट्री की सिक्योरिटी देखनी है, वहाँ इसका बहुत यूज़ है। बॉर्डर पे बहुत यूज़ है। बाकी तो नेचुरल रिसोर्सेज में तो है ही है। इरोज ए ये भी एक अच्छा हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट है। इसमें 1.9 से 1.2 मीटर रेजोल्यूशन पैनक्रोमेटिक मिलता है। इरोज बी है, ये भी बहुत अच्छा सैटेलाइट है, 70 सेंटीमीटर पैनक्रोमेटिक रेजोल्यूशन देता है। मीटियोसैट अब हमने लो एलईओ के बारे में बात कर ली। अब कुछ सैटेलाइट हैं जो आपके जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पे भी है। तो मीटियोसैट एक जियो स्टेशनरी 36,000 किलोमीटर पे है ये, और अर्थ के हिसाब से ये स्टेशनरी दिखाई देता है। ये ऑपरेशनल हुआ है 16 अगस्त 1981 में, और शुरुआत हुई इसकी 1987 में। मीटियोसैट आपको MVIRI यानी मीटियोसैट विजिबल एंड इंफ्रारेड इमेजर, ये 3 चैनल में आपको देता है इमेजिंग, विजिबल, इंफ्रारेड और वाटर वेपर में, और अभी भी एक्टिव है ये। तो 12 चैनल SEVIRI, जिसमें वो तो हैं ही जो MVIRI में थे। इसके अलावा भी आपको और जगह ये अलग अलग चैनल में इमेजिंग देते हैं। फिर FCI भी है इसमें, फ्लेक्सिबल कंबाइंड इमेजर, जो मीटियोसैट के 3rd जनरेशन में है। इसमें भी ये सारे चैनल आपको मिलेंगे, यानी पूरे के पूरे 3 जनरेशन वाले, और आपको 60 साल से ऊपर का क्लाइमेट डेटा मिलता है इसमें। अब डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं। एडवांटेज तो हमने काफ़ी अच्छे देख लिए। डिसएडवांटेज का मतलब ये है कि क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है अगर आप ले रहे हैं, और रेजोल्यूशन काफ़ी हाई है, तो सैटेलाइट डेटाबेस बहुत बड़े होते हैं, बहुत ह्यूज होते हैं। तो आपको इसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए आपको कंप्यूटर साइंस में अगर आता है तो एल्गोरिथम्स आपको बड़े अच्छे डिवाइस करने पड़ेंगे, खासतौर पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को देख के। प्रोसेसिंग काफ़ी इसकी टाइम कंज्यूमिंग होती है, और जिस हिसाब से आप सेंसर यूज़ कर रहे हैं, वेदर कंडीशन में इसकी क्वालिटी पुअर होगी। अगर वेदर कंडीशन थोड़ा सा भी आपके अनुरूप नहीं है, और किसी जगह पे जहाँ पर हमेशा क्लाउड कवर रहता है, वहाँ की इमेजिंग बड़ी मुश्किल हो जाती है। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि कुछ इमेज प्रोसेसिंग कर सकें, उसमें कुछ और उस पर कर सकें ताकि इमेजेस को ठीक किया जा सके, लेकिन वो भी कॉस्टली अफेयर होता ही है। अब कमर्शियल सैटेलाइट है, वो तो इमेजरी को पब्लिक डोमेन में रखते नहीं है, बहुत उनका कॉस्ट बहुत होता है। अब ऐसे अगर उस जगह का हमको इमेजिंग चाहिए तो हम कहाँ से लाएंगे, ये भी एक इसमें डिसएडवांटेज तो नहीं कहेंगे, लेकिन क्योंकि चीज़ें इजीली अवेलेबल नहीं हो पाती है, ये इसका एक डिसएडवांटेज आप कह सकते हैं। अब मूविंग इमेज भी है। मूविंग इमेज यानी कि आपकी इमेजेस हैं जो, जैसे ऑस्ट्रेलियन कंपनी एस्ट्रोविजन ने, उन्होंने कहा कि भाई हम ऐसा करेंगे कि कमर्शियल जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लगाएंगे, और उसके बाद हमको रियल टाइम सैटेलाइट की फीड मिलेगी। लेकिन किसी कारणवश इसका कुछ नुकसान हुआ और ये कंपनी बंद हो गई। बट ये एक नई चीज़ है जो हम देख सकते हैं सैटेलाइट एरा में, कि आपको सैटेलाइट से लाइव फीड मिलती रहे, और उसमें आप कोई भी इमेज ग्रैब कर सके। अगर आपने कोई लाइसेंस ले लिया या कुछ पैसे दे के उस जगह का पर्टिकुलर लॉक कर दिया, कुछ आपको की मिल गई। 2006 में बंद हो गई थी ये कंपनी। तो ये हमने और थोड़ी बात की सैटेलाइट इमेजरी की, और कुछ हमने सैटेलाइट के रेजोल्यूशन वगैरह भी देखे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।